नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 12th में अपने जो फर्स्ट वाली जो बुक का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो लगभग कंप्लीट है। इसमें आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे उनके कुछ नोट्स पहले मिले थे। तो आज हम बुक के आधार पर अब शुरू से एक बार इसको वॉइस वीडियो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इसको दोबारा समझते हैं, क्योंकि इनके नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो इसको आप बुक के आधार पर ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसको फर्स्ट चैप्टर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जब आगे के चैप्टर तो अपने जिसका वीडियो आपको मिल गया उनका तो ठीक है, जहाँ तक नहीं मिला वहाँ तक इसके माध्यम से पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाली बुक स्टार्ट करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मानव भूगोल। अब सीधी सी अपन जो परिभाषा है ये तो इसकी बुक के अनुसार तो अपन देखेंगे, लेकिन मानव भूगोल यानी जिसका केंद्र जो होता है वो मानव होता है। मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अब मानव जो भी कार्य करता है आज धरातल पर, अगर अपन छोटे प्राकृतिक चीज़ों को छोड़ करके यदि अन्य कार्यों की बात करें तो अन्य सभी कार्य मानवीय कार्य कहलाते हैं वो, और उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसी को अपन ध्यान से पढ़ते हैं कि मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा। मानव भूगोल का अर्थ पढ़ेंगे तो मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है, क्योंकि अन्य सभी अपन देखें कि अगर मानव होता है तभी तो अन्य भूगोलों का, जब मानव समुदाय अगर नहीं होगा तो अन्य किसी भी भूगोल का कोई महत्व नहीं है। तो मानव भूगोल जो है ये आधारभूत माना जाता है, उसकी जो महत्वपूर्ण यानी नींव मानी जाती है मानव भूगोल की। अपन वैसे भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि मानव भूगोल जो है भूगोल को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। भौतिक भूगोल जिसको प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और मानव भूगोल जिसमें मानव को केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल जो है क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यानी ये जो भूगोल है, भूगोल के अंदर क्षेत्र विशेष का वर्णन किया जाता है, क्षेत्र विशेष के बारे में उसमें पढ़ा जाता है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। उस क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं, क्षेत्र के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन उसमें शामिल किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसने कहा है कि भूगोल पृथ्वी को मानव का यानी अपन भूगोल के अंदर जो अध्ययन करते हैं पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए अपन उसका अध्ययन करते हैं तथा सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिन्होंने मानव को इस धरातल पर जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पोषित किया है। इसमें प्रकृति और मानव के अध्ययन पर भी जोर दिया है। प्रकृति और मानव के मध्य किस प्रकार का सामंजस्य बना हुआ है, किस प्रकार प्रकृति और मानव एक दूसरे का सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, इनके अध्ययन पर भी जोर दिया हुआ है। ये दोनों अविभाज्य तत्व है, यानी प्रकृति को मानव से और मानव को प्रकृति से अपन अलग नहीं कर सकते। लेकिन आज वर्तमान में मानव ने प्रकृति को जीतने का प्रयास किया और उसके कई दुष्परिणाम भी उसको भुगतने पड़ रहे हैं। इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में अपन समझें, इसने कहा है कि मानव भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कौन करता है? मानव। संस्कृति का निर्माण कौन करता है? मानव। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, मानव द्वारा जो मानव की वजह से जो घटनाएं घटित होती है, पर्यावरणीय जो अपन बात करें परिघटनाएं, उनका स्थान विशेष पर जो वितरण, संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग समाज समुदाय, अलग अलग कमाने के स्रोत, आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी मानव किस प्रकार से कमाता है। तो हर क्षेत्र में हर वहाँ की संस्कृति, सभ्यताएं, हर चीज़ अपने को अलग अलग देखने को मिलती है। उन सभी के बारे में अपन बात करें तो वितरण और संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अपन बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियाँ, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानव भूगोल को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानव भूगोल जो है उसको निम्न प्रकार से अपन समझ सकते हैं। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है।
मानव भूगोल में मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाने का कार्य भी, यानी मानव और पर्यावरण के मध्य किस प्रकार के अंतर संबंध है, इस अध्ययन से अपने को पता लगता है। उसके बाद में अपन बात करें, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, ये सारे मानव के द्वारा किए जाते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार, ये भी ऐसी सेवाएं हैं जो मानव के द्वारा ही उपयोग में ली जाती है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव यानी जन्म और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल का जो विकास जन्म है वो 18वीं शताब्दी से माना गया है। समय के साथ साथ मानव वातावरणीय संबंधों में अनेक प्रकार के बदलावों को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने यानी स्वयं के विचारों के आधार पर अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी है, जो निम्न परिभाषा है। अपन सबसे पहले अपन बात करें कि जर्मन भूगोलवेत्ता है फ्रेडरिक रेटजेल, तो उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव और समाजों और धरातल के बीच संबंधों, जो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल, जो अपना धरातल है उसके और मानव समाजों के बीच का जो संबंधों का संश्लेषित यानी आपसी जो घनिष्ठता का जो संबंध है उसका अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। रेटजेल ने ये परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी के अंतर्गत लिखी हुई है। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य की क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का भी वर्णन किया है। रेटजेल की शिष्या व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैम्पल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। एलन सैम्पल जो है वो नियतिवाद की कट्टर समर्थक है। नियतिवाद क्या होता है? प्रकृति को मानने वाला, प्रकृति को के ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाला कट्टर समर्थक थी। तथापि उनकी जो परिभाषा है वो नियतिवादियों की अपेक्षा और ज़्यादा विस्तारित है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा है और उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता रहा है। तो ये अपन एलन सैम्पल के अनुसार मानव अपने विकास की जो परिभाषा है उन्होंने, ये परिभाषा रेटजेल की जो प्रसिद्ध रेटजेल की शिष्या जो प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल जो थी, उन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का, इसने कहा है कि चंचल मानव चंचल होता है और पृथ्वी भी स्थायी नहीं, अस्थायी पृथ्वी, इन दोनों के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो ये क्या थी? नियतिवादी थी, यानी प्रकृति नेचुरलिटी को मानने वाली जो थी प्रकृतिवादी। विडाल डिला प्लांस ने एक परिभाषा दी है कि उसके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार प्रदान करता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का और अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। इसका अध्ययन इसके अंतर्गत अपन करते हैं। डिकेन और पिट्स दो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव और उसके कार्यों को इसमें शामिल किया। मानव और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। सारांशिक रूप में इन सभी जो परिभाषाएं अपन ने पढ़ी उसके सारांश के रूप में अगर अपन देखें तो इसमें कहा गया है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, वातावरण की शक्तियाँ, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये कंबाइंड एक परिभाषा दी है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जो मानव समूह के प्राकृतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, वातावरण की जो शक्तियाँ, उनके द्वारा परिवर्तन, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रकृति के उद्देश्यों में प्रादेशिक आधार पर किया जाना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये तो थी अपनी परिभाषा है। अब बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार जिस मानव भूगोल की प्रकृति यानी उसका संबंध कैसे है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है। अब अर्थशास्त्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कीमतों के बारे में। भूगर्भ शास्त्र के बारे में, भूगर्भ शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें अपन पढ़ते हैं चट्टानों के बारे में। वनस्पति शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें अपन पेड़ पौधे, वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। मानवाचार विज्ञान का जब संबंध की बात करते हैं तो उसमें जाति विशेष के ऊपर अपन अध्ययन करते हैं। इतिहास का संबंध समय से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? एक स्थान विशेष है। जो भूगोल है उसका केंद्र बिंदु क्या है? स्थान। अब उस स्थान पर कोई भी परिवर्तन, कौन निवास करता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं, इसमें कहाँ, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इसमें किया जाता है। ये क्यों है यहाँ पे, ये कैसे हुआ, उन चीज़ों का
प्रश्नों का आंसर ढूंढने का प्रयास हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा निर्मित जो दृश्य दिखाई देते हैं उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप को क्या माना गया? मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही महत्वपूर्ण केंद्र माना है। तो महत्वपूर्ण केंद्र मानते हुए अपन क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे? कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम भूगोल के माध्यम से, मानव भूगोल के माध्यम से हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्णन प्रस्तुत करना मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। यानी मानव भूगोल की प्रकृति का अर्थ मानव भूगोल में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में किन चीज़ों के बारे में अपन देखते हैं, तो वो प्रकृति कहलाती है। जैसे अपन में बात की अभी कि अर्थशास्त्र में हम कीमतों के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र होती है कीमतों के बारे में। तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप मेन केंद्र बिंदु माना गया है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कैसे, कहाँ हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर हम मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में ये विशेष विश्लेषण किया जाता है। अब मानव भूगोल में हम किस चीज़ का विश्लेषण करते हैं कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग यानी जो वहाँ का जो पर्यावरण है, क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है और वातावरण में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव ला रहा है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों, संसाधनों की व्यूहरचना करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों, रहन सहन में अनुकूल रूपांतरण और समायोजन करता है। इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव और वातावरण के सभी जटिल तत्वों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में मानकर इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अपन मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे कि मानव भूगोल की प्रकृति में हम मानव को केंद्र मानकर या अपन जो धरातल होता है, जो स्थान होता है, स्थान को केंद्र मानकर इसमें अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्यों और जीवन की मान्यताओं होता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है। हंटिंगटन जो महोदय भूगोलवेता थे, उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया, मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है, बहुत बड़ा माना जाता है। सारांश में अगर मानव भूगोल के अंतर्गत विषय क्षेत्र के निम्न प्रमुख तथ्यों को अगर हम शामिल करते हैं कि मानव भूगोल में हम किस किस विषयों को, मानव भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें अपन बात करेंगे जनसंख्या का अध्ययन, उनकी जनसंख्या और उनकी क्षमता का अध्ययन। प्रदेश के प्राकृतिक यानी हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण, यहाँ पर रहन सहन, यहाँ का क्लाइमेट, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। कालिक अनुक्रम, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उनका अपन इसमें अध्ययन करते हैं। समायोजन और प्रादेशिक संगठन, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ किस प्रकार समायोजित रहता है, किस प्रकार से वो निवास करते हैं, तो उनके मध्य में जो समायोजन बना रहता है वो समायोजन का अपन इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे कैसे संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को एक ये आरेख का अर्थ क्या होता है, डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ है, जिसमें अपन ये सारा का सारा जनसंख्या चाहिए, जनसंख्या किसको मानते हैं, जनता को, प्राकृतिक वातावरण, प्रदेश के प्राकृतिक साधन, समायोजन, प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध और कालिक अनुक्रम, कर्मिक या कालिक अनुक्रम जो है समय के साथ जो परिवर्तन, तो उन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य पहलुओं का संक्षिप्तकार छोटे स्तर पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, इन पॉइंटों को, इन बिंदुओं को, कि मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र है उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं जनसंख्या किस प्रकार से मानव भूगोल के लिए सहायक होती है। तो मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण यानी फैलाव, जनसंख्या का प्रारूप,
जनसमूह, प्रवास, अधिवास, उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। प्रदेश के ये तो था अपनी जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसमूह में निवास करते, प्रवास करना, अधिवास, जो आवासों की स्थिति, उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत जनसंख्या में करते हैं। और इसको अपन मानव भूगोल को कई पार्टों में डिवाइड करते हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल एक अलग ही भूगोल हो गई। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपन बात करें कि प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, वन, खनिज, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। अपन प्राकृतिक संसाधनों में किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? भूमि का, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, वन, खनिज, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण की अगर बात करें तो पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा, मानव द्वारा जो बने हुए हैं, दिखाई पड़ते हैं, ये सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल किए जाते हैं। जिसका निर्माण मानव ने किया है, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। सांस्कृतिक तत्व मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं तथा सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं और मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन, निर्माण सामग्री, अधिवास आदि को सम्मिलित किया जाता है। कालिक अनुक्रम, मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध क्रियात्मक है। यहाँ पर करेंगे मानव समाज और उसके भौगोलिक जो संबंध है वो स्थिर यानी परमानेंट नहीं है, मानव कभी भी इसमें परिवर्तन कर देता है। ये सभी संबंध क्रियात्मक है, उसके द्वारा जब कार्य किया जाता है तो कार्य तक ही सीमित रहते हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते हैं, लोचपूर्ण का जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। समायोजन और प्रादेशिक संगठन, भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित फैली हुई है, वरन उसको ये भी जानना आवश्यक है कि उसका वितरण किस ढंग से किया गया है, उपयुक्त विभिन्नताएं किस प्रकार से फैली हुई है, प्राकृतिक वातावरण के कारण कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, मानवीय क्रियाओं के कारण क्या परिवर्तन होते हैं, मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप यानी अपनी पहचान अपनी क्रियाओं द्वारा कैसे बनाई है, का अध्ययन भी इस भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण है, जो अपने प्राकृतिक संसाधन या अन्य जो संसाधन उनका वितरण अब समाजों के बीच में किस प्रकार किया हुआ है, तो उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग, संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। इसने कहा है कि प्राकृतिक जो है भविष्य के लिए मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का जो अध्ययन है, असंतुलित विकास के कारण हमारा जो विकास, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डेवलपमेंट असंतुलित होने के कारण आज हमारे यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का असंतुलन, विकास की स्थिति जो है असंतुलित होती जा रही है। वातावरण अवनयन यानी वातावरण में पर्यावरणीय समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अन्य प्रदेशों के साथ संबंध, पृथ्वी पर मानव एकांकी नहीं यानी पृथ्वी पर मानव अकेला नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भी शामिल होते हैं। इसके उन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो आज हमने मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसमें अपन बढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास क्रम, मानव भूगोल का विकास क्रम। नमस्कार।